अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पूरे मुल्क में इस वक्त IMF की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से बात हो रही है कि दिवालिये से मुल्क बच गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जो कड़ी शराइत हैं, इसके बारे में भी आप सबको पता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन कड़ी शराइत का खमियाजा अवाम भुगतते हैं, क्योंकि जो अशराफिया है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब बिजली के नर्ख में इजाफा हो जाए, गैस की प्राइसेस में इजाफा हो, महंगाई बढ़ती चली जाए, असल काम जो है या असल बोझ जो है वो इस मुल्क में महंगाई का वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उठाते आपको नज़र आ रहे हैं। जिसके हवाले से मेरे ख्याल से कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कहती कि मौजूदा हुकूमत, इससे कबल जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, वो सोशल नेट के बहुत सारे प्रोग्राम्स को मुतारफ़ ज़रूर कराती हैं, लेकिन हर कोई सोशल नेट में आ नहीं सकता। अब एक आपके भी नज़दीक, आपकी भी इससे नज़र से गुजरी होगी, जो कुछ रावलपिंडी के रिहायशी, 42 साल रिहायशी कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 42 साल कोई उम्र नहीं होती, ये एक यंग एज होती है जिसमें आप अपने बच्चों के साथ जो है उनका बचपन भी देख रहे होते हैं और ज़ाहिर है फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मोहम्मद मसूद नामी इन रिहायशी ने ख़ुदकुशी की कर्ज़ के बोझ तले, यानी कर्ज से परेशान होकर कि किसी तरह से भी वो कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते थे। बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, इस सब ने लोगों को इस हद तक मुश्किल में डाल दिया है कि वो किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन या किसी भी ऐसी जगह से जहां से कर्ज फराहम किया जा सकता हो आसान इकसात पर, वो फौरी तौर पर हासिल कर लेते हैं कि ज़ाहिर है बच्चों का पेट भी तो पालना है। यही कुछ मोहम्मद मसूद साहब ने किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज लिए। फिर वो एक ऑडियो मैसेज जो कि सोशल मीडिया पर आपने भी सुना होगा, जो कि उनका आखिरी पैगाम था ख़ुदकुशी करने से पहले अपनी अहलिया के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत लोगों का कर्ज है जो कि मैं नहीं चुका सका, और उन्होंने माजरत की। और काश ये आवाज़ जो है वो पहले लोगों तक पहुंच जाती, अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाती कि किसी सूरत इनकी मदद की जा सकती। और ना जाने पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग होंगे जो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज हासिल कर रहे होंगे अपने बच्चों की, अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और उसके बाद वो इनके ज़रिए हरासा भी हो रहे होंगे। खैर, इस पूरे वाक़े के बाद हमने देखा है कि FIA बड़ी तेज़ी में हरकत में आई है। उसके बाद छापे भी मारे गए हैं, मुल्ज़िमान को हिरासत में भी लिया गया है। तो आज हमने सोचा कि पहले प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, इसके हवाले से जानना ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप इस मैसेज को आगे बढ़ा सकें कि हर कोई ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज हासिल कर लेता है और उसके बाद क्या कुछ उसे भुगतना पड़ता है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि मुल्क में ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, और एक नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, सैकड़ों हैं, जिसके बारे में डॉन में भी ये खबर आई थी। एक साल से हमारे यहाँ से ही ज़रा हटके में भी इसका बड़ा जिक्र कर रहे थे ज़रार खोड़ो साहब कि इनको बंद होना चाहिए। आखिर ये किस कानून के तहत चल रही हैं, क्यों ऑपरेट हो रही हैं? SECP किस हद तक रेगुलेट करने में कामयाब हुई है? FIA ने किस हद तक लोगों को पकड़ने में, इन पर छापे मारकर इनको सजाएं दिलवाने में कामयाब हुआ है? ये वो तमाम बातें हैं जो आज के इन फोकस में हम करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात जरूर कर लेंगे सियासत की, लेकिन ये असल मसला है जिस पर बात करना जरूरी है। अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ है एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी, जो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, चौधरी मोहम्मद रऊफ साहब, अब्दुल रऊफ साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ हमने दावत दी है मरहूम मोहम्मद मसूद के भाई मुजम्मिल को। आपका भी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल कि आप हमें अपना ये कीमती वक्त दे रहे हैं। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी चौधरी साहब। सबसे पहले तो इस पूरा जो वाक़या हुआ है, इस ज़िम्न में जितने तफ्तीश अब तक हो चुकी है या जो चीज़ें सामने आई हैं, वो हम चाहेंगे कि आप पहले नाजरीन के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको, अपने IF यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हमें ऑर्डर किया इससे कि आप इसको मैटर को टेकअप करें। तो हमने इसको फौरी तौर पे मीडिया की एक जो हमें न्यूज़ मिली, तो हम फौरी तौर पे इनके घर पे गए और वहाँ पर उनसे मिले, फैमिली से। बड़ी अफसरदा थी फैमिली को कि उनके बेटे की ऑल ऑफ सडन इसी इजी कैश वगैरह जो भी एप्लीकेशन है बहुत सारी की वजह से कैश से उसने। तो उसके बाद हमने इनके भाई से मुलाकात हुई, फादर से, तो वो सारे एविडेंस वगैरह इन्होंने मोबाइल वगैरह दिए। तो उसमें हमने इमीडिएटली रिएक्ट कर
और एविडेंस को हमने कलेक्ट किया और सेम डे में हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। ठीक है। और जो जितनी भी ये रियलिटी थी उसको हमने अच्छे तरीके से देखा। सही। तो चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, अब तक क्या हुआ है इस केस में, ये बताइएगा। अभी इसमें ये हुआ कि हमने 3 जो इनके प्रेमिसेस थे ये लॉन ऐप्स के, तो उनको हमने सीज कर दिया है। उनसे जो डिजिटल मीडिया है, जितना भी लैपटॉप्स है, सिम्स है, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जितने भी मिले हमें, तो हमने वो सीज किए हैं फर्दर क्लियर के लिए। और तीनों सीज है ऑफिस। और कल हमने जो तीसरा था उस पर हमने जब रेड किया पिंडी से, तो हमें उसमें से कुछ लोग मिल गए, आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिनको हमने हिरासत में लेके एक पर्चा भी दर्ज कर दिया था कल। और उसको आज जो कोर्ट से जो रिमांड के लिए भी हमने उसको कर लिया और इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। जैसे जैसे चीजें हम देखते जाएंगे उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपरली, उसमें हमारे पास सामने जो एविडेंस आते जाएंगे, तो उसके मुताबिक हमें आगे से आगे कड़ी मिलती जाएगी कौन कितना इसमें इन्वॉल्व है, कौन सी ऐप इसमें और इसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, तो अब तक जो यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बताना पसंद करेंगे कि मोहम्मद मसूद साहब ने कितनी एप्लीकेशन से लोन यानी कर्ज लिया था? उसमें अभी उसके मोबाइल को प्रॉपर हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा ऐप थी उसमें। जो भरोसा नाम की भी थी, इजी लोन, पीके लोन, और उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, अच्छा। और भी काफी सारी अभी मुझे देर में नहीं आ रही। तो उसमें सब में उसने लिया हुआ था। वो करते यही थे कि एक से ले लिया, फिर वो उसका पे करो, फिर आगे भी ले लेते थे। तो इस तरह वो कंटिन्यू में रखते थे कि ये जो है लोन लेते रहे, और उनको आगे से आगे वो सूद उसका बढ़ता जा रहा था, और जिसकी वजह से उसको थ्रेट फैक्टर मिल रहा था। जो कॉल करते थे कि ये फौरी तौर पे पे करें, 7 डेज का टाइम देते थे, 5th डे में वो थ्रेट करना स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से ये उन्होंने अटेम्प्ट किया। अच्छा, ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। ये जो थ्रेट का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि हमारे नाजरीन को भी इल्म हो कि किस किस तरह से थ्रेट किया जाता है। आई विल कम बैक टू यू, और ये भी हम जानेंगे कि कितने जो ऑनलाइन ऐप से वो कर्ज ले रहे थे, जो इनको हरासा कर रहे थे, क्या उन एप्लीकेशन तक, मतलब यानी उनके लोगों तक आप पहुंचे हैं, उनको हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है या नहीं, ये पूछते हैं। मैं आपसे पहले मुजम्मिल से बात कर लूँ। मुजम्मिल, वैसे तो मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिससे मैं आप लोगों के इस दुख का इजहार भी कर सकूं, लेकिन यकीन कीजिए कितने लोगों को हम जानते हैं कि जिसकी नज़र से ये खबर सुनी, बड़ा दिल दुखता है कि कर्ज के हाथों इंसान अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जो ऑनलाइन ऐप्स यानी जो फ्रॉड एग्जिस्ट करता है इस मुल्क के अंदर और इतने खुलेआम करता है, उससे लोगों की जानें भी जा रही हैं। मुजम्मिल, ये बताइएगा कि आपके भाई ने कर्ज लिया हुआ था, इसका इल्म आपको, आपकी पूरी फैमिली को था? जी बिल्कुल था इल्म इस चीज का। अच्छा, और तकरीबन कितना वाजिबुल अदा था और कितने लोगों का ये कर्ज था? ये तकरीबन इन्होंने टोटल, वैसे तो शुरू में इन्होंने 13,000 और 22,000 का लोन सिर्फ लिया था। ठीक है। फिर उस लोन को अदा करने के लिए इसने मुख्तलिफ 2-3 कंपनियों और से किस्त अदा करने के लिए और लोगों से लोन लिया। सही। तो ये तकरीबन 1,20,000 का इनका टोटल लोन था, जिसमें से ये 5 से 6 लाख रुपया ये अदा कर चुके हैं, दे भी चुके हैं उनको। नहीं, 1,20,000 का लोन था और 5 से 6 लाख रुपए अदा कर चुके हैं? जी, अभी भी जो इनका टोटल 8 लाख रुपया बकाया जा, क्योंकि भाई ने अपने मोबाइल की बैक कवर में इसकी पूरी डिटेल लिख के तो रखा था कि 8 लाख रुपया अभी भी बकाया है। तो ये सब मतलब 13,000 लिया, फिर उसके बाद 22,000 हुआ, फिर वो अदा करते गए, तो क्या ये सूद बढ़ता चला गया है? जी, ये डेली बेस पे सूद है, उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा उन्होंने रखा हुआ है, या अब ये तो नहीं पता, क्योंकि इस चीज को 6 मंथ गुजर गए हैं जो उसने लोन लिया था। अच्छा, और मसूद साहब की बेरोजगार थे, ये भी हमें पता चला कि 6 माह से उनके पास जॉब नहीं थी। जी ऐसा ही है। पहले क्या जॉब किया करते थे? पहले ये मेट्रो शूज में सदर में काम कर रहे थे काफी साल से, तकरीबन 10 साल से कर रहे थे काम। अच्छा,
और नौकरी वहां की वजह से फिर इसने जो है ना ये लोन उसी के दरमियान में इन्होंने लिया, फिर इसने मिया इलेक्ट्रॉनिक्स से वहां जॉब शुरू कर दी। ठीक। अच्छा, तो अब ये मुझे बताइए कि आपको चले उनके कर्ज का तो फैमिली को पता था, लेकिन धमकियां मौसूल हो रही हैं, इसके हवाले से आप सब जानते थे? नहीं, इस बारे में कोई इल्म नहीं था हमें इस चीज के बारे में, और ना ही उनकी अहलिया को इस बारे में कोई इल्म था? ये तकरीबन 15 दिन से किसी बंदे ने इसको कॉल की थी कि हमारे पास आपकी वीडियो बनी हुई है, वीडियो उन्होंने भेजी भी है इनको व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा। फैमिली की। ओके। तो वो उस वीडियो की वजह से ज्यादा टेंशन में थे। फैमिली की वीडियो भेजी जिसकी वजह से वो टेंशन में थे, और जिक्र लेकिन उन्होंने कोई नहीं किया था? जिक्र उन्होंने इस बारे में कोई भी नहीं किया। 15 दिन से बिल्कुल खामोश थे, किसी से बातचीत कम ही कर रहे थे किसी किस्म की। ठीक है मुजम्मिल, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, जरा चौधरी अब्दुल रऊफ साहब से इस बारे में मजीद मालूम करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है रावलपिंडी के रिहायशी मोहम्मद मसूद ने जिस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्जा हासिल किया और कर्ज की अदायगी ना करने की वजह से इस कदर उन्हें हिरासा किया गया कि बिलाखिर उन्होंने खुदकुशी कर लिया। जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी सर्कल चौधरी अब्दुल रऊफ साहब और मरहूम मोहम्मद मसूद के भाई मुजम्मिल। चौधरी साहब, ये जो हिरासा करने के, आपके पास तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स पहले भी आई होंगी और लोग करते हैं, ये हिरासा किस तरह करते थे? क्या एक्सेस ले, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर्ज की हैं, जब डाउनलोड करो तो वो हर चीज़ मांगते हैं ना कि आपका मीडिया एक्सेस हो सकता है, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस हो सकते हैं, आपकी गैलरी एक्सेस हो सकती है, सब ओके कर देते हैं इसको। फिर ये हिरासा किस तरह करते हैं? व्हाट डू दे एक्चुअली डू? इसमें मैं थोड़ा सा ऐड अप करता हूँ। इसमें ये ऐसे होता है कि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी जितनी भी गैलरीज और उसके अलावा जो भी डाटा होता है ना, उनकी एक्सेस जो है ना ये ले लेते हैं। इनकी एप्लीकेशन में है, वो साथ साथ आप क्लिक करते जाते हैं, उनके पास सारी ये चीजें चली जाती हैं। अब देखिए, गैलरी में सारी फैमिली की पिक्चर होती है, उसको मॉफ करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वीडियो बना सकते हैं। आपको पता है डीफेक एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत सिर्फ आवाज चाहिए आपको बंदे की, जैसे वॉइस में बनाऊं या मेरी पिक्चर चाहिए, तो आप उसके पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये चीजें जो है ना, ये मॉफ वीडियो ऑडियो बना के डिफरेंट तरीके से और उसको करते थे, कट पीस करके फोटोशॉप करके, तो वो लोगों को इसी तरह ये ब्लैकमेल और थ्रेट करते थे। और फैमिली के जितने भी नंबर्स होते थे, आपको पता, जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, पूरी फैमिलीज के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, वो सबको शुरू कर देते थे कि ये देखें ये बंदा है, ये हमारे पेमेंट नहीं कर रहा, प्लान कर रहा। तो उसमें बहुत ज्यादा बंदा एम्बेरस होता है, वो उसको भेजता है, यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या वीडियो बनाई हुई है, किस तरह ये चीजें इस तरह करके ये करते थे। और मसूद साहब के केस में ऐसा हुआ है, मसूद साहब के केस में ऐसा हुआ है कि उनके फैमिली मेंबर्स को कॉल किया गया हो, बताया गया हो, हिरासत किया गया हो? जी, फैमिली मेंबर्स के जब हम उनके घर गए तो उनके एक आंटी जी थी, उन्होंने बताया, और इनका एक भांजा था, उन्होंने बताया कि ये कॉल्स आ रही हैं, और जब कह रहे हैं कि वो डेड बॉडी लेके जा रहे थे, उस वक्त भी थ्रेट कर रहे थे कि हमारा लोन वापस करो जी, हमने पैसे ले लिया आपसे, हमें कोई गर्ज नहीं किसी से, कोई बहुत हो गया है, कोई है। तो बड़े अफसोसनाक बात थी कि वो उस वक्त भी उनको थ्रेट कर रहे थे। और हाँ, हमने उनके घर में जब बैठे थे तो उसके भांजे की कॉल आई है कि आप इतना, आपको 27,000 इतना बनता है, जल्दी पे करो, हम आपको रसीद भेज दें। हमने उसको सुना है, उसको हमने रिकॉर्ड किया, उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, सारी चीजें हमने कंप्लेंट में डाली है। उसी कड़ी में से हमें बंदे मिल गए हैं कुछ जो उस दिन कॉलें कर रहे थे, जो इनको थ्रेट करते रहे इन दिनों में, तो वो हमारे पास अब अरेस्ट हो चुके हैं। तकरीबन हमने 9 बंदे अरेस्ट किए हैं, उसमें नॉमिनेटेड हमारे तकरीबन 19 है FIR के अंदर, तो उनके इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल सारे अंदर होंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अच्छा, मुझे चौधरी साहब एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो 9 मुल्जिमान आपने हिरासत में लिए हैं और छापे भी हुए, उसमें ये भी हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि आप लोगों ने बताया कि वहाँ पर बाकायदा डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, टॉर्चर डिपार्टमेंट, जिनके डिफरेंट वो रखे हुए थे, D1, D2, D3। इसका क्या मसरफ था, क्या सामने आया, ये क्या करते थे? ये इस तरह था मैम, इसमें ये करते ये थे कि इन्होंने कोई रिकवरी वाला रखा हुआ था, कोई ब्लैकमेलिंग के लिए रखा हुआ था, कोई थ्रेटनिंग जो करते हैं वो लहदा था, जो शुरू इनिशियल जो उनको गाइड करता था वो लहदा था, और जो आप सबूत के साथ आपको डिटेल बताता था वो लहदा था, जो रसीद भेजते थे वो लहदा थे। डिफरेंट
इस तरह के कैबन से उनके अंदर ये इस तरह की हरकतें करते थे सारे लोग जो। अच्छा, तो वाकई है ऐसे। अच्छा, अब आप क्योंकि मुस्तकिल इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और इस हिस्से में छापे भी मारे जा रहे हैं, ऐसी कितनी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, ये हमारे पास कोई डाटा मौजूद है? हमने एससीसीपी से लिया है, तकरीबन 9 उन्होंने बताई है कि जो रजिस्टर्ड है, रेदर देन जो बाकी सारी की सारी जो है वो एससीसीपी से रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो सारी इलीगल ऐप्स हैं। तो उनको अब हम देखेंगे और बाकायदा टेकअप करेंगे पीटीए के साथ और डिफरेंट एजेंसी के साथ नेगोशिएशन होगी इस पे, जो भी आगे लाया मतलब बनाया जाएगा विद द डायरेक्शन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीजीएफआई सर के साथ, और वो जैसे हमें डायरेक्शन दी जाएंगी हम उसके मुताबिक करेंगे। और इनको जो भी ऐसी चीजें उनको इमीडिएटली जो है ना रिमूव होना चाहिए, ताकि लोगों को इस तरह थ्रेटनिंग ना हो। हाँ। तो ये जितना इजी है उतने उसके लिए मुसीबत भी बन रही है सबके लिए। नहीं तो मुझे अब असल मुद्दा पे आते हैं। एससीसीपी ने कहा कि 9 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, यानी वो रेगुलेटरी बॉडी है एससीसीपी, तो उनके तहत है, उनके पास उनका सारी चीजें मौजूद है। ये जो नहीं रजिस्टर हुई तो ये कैसे फंक्शन कर रही हैं? ना एससीसीपी ने कोई शिकायत की, ना जी हमारे पास अभी कोई नहीं आई। जैसे हमारे पास आएगी हम फौरी तौर पे जो रेगुलेटर है उसको भेजेंगे कि इसको इमीडिएटली ब्लॉक करें, और एससीसीपी भी इसको काम ना करने दे जो भी है, क्योंकि ये गूगल एड्स के थ्रू ऐड होती थी और लोग वहीं पे क्लिक करते थे और साथ ही ऑटो लोन अप्लाई हो जाता था, पूरे डाटा की एक्सेस हो जाती थी। यानी आप भी शिकायत पे काम करेंगे ना चौधरी साहब? कोई शिकायत करे कि ये तो, लेकिन जब तक जो लोगों के साथ हो रहा है, खुदा ना खास्ता किसी और के साथ कुछ हो जाए, और ना जाने कितने लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा होगा जो शायद पता भी नहीं चल रहा, उसको कैसे रोकना है? ये कौन सी मजाज अथॉरिटी है जिसने ये देखना है कि ये फ्रॉड कंपनियां हैं जो कर्ज के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है ना कि ये देखिए हमारे रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इन्होंने इन्हें रेगुलेट करना है, इन्होंने इन्हें इंटरनेट पे एक्सेस देनी है, तो वो सारे इसमें देखेंगे। बाकायदा इस पे सारी एक एसओपी पॉलिसीज बनती है, फिर इनको रेगुलेट किया जाता है, फिर इनको एक्सेस दी जाती है, फिर ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप बैंकिंग सिस्टम को देख लें, पूरा लोन का सिस्टम किस तरह है, तो इसी तरह इस सिस्टम को भी होना चाहिए। इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए प्रॉपर, हर तरीके से कोई किसी चीज के कोई डाटा की एक्सेस नहीं होनी चाहिए प्रॉपर। इसमें एससीसीपी से इसमें डिस्कशन हुई है मेरी, वो कह रहे हैं कि जो लॉन्स हमने कर दिए हैं ना रजिस्टर्ड, उनमें जो अब एक्सेस की ऑप्शन नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे, अगर इसमें भी अभी डाटा की आ रही है ऐसी चीजें कि किसी का कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह जो हो रही है। हमने भी बड़ी कोशिश की थी कि एससीसीपी यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम में जवाब दे, लेकिन उन्होंने कहा हम अपने कुछ मेजर्स ले रहे हैं जिनको मजीद सख्त कर रहे हैं और फिर हम ज़रूर सबको बताएंगे भी। लेकिन बिल्कुल सवाल तो बनेगा ना कि इतने अरसे से ये ऑनलाइन ऐप्स चल रही हैं, तो उस वक्त एससीसीपी कहाँ थी, क्यों उनको नहीं पता, या अगर पीटीए ने करना था तो पीटीए को क्यों नहीं पता? इन सबको भी छोड़ दे, जो हुकूमत वक्त है या हुकूमत में बैठे लोग हैं, क्या उनको इस बात का किसी सूरत भी पता है कि लोग किस किस तरह से बेचारे कर्ज हासिल कर रहे हैं? मुजम्मिल, आपकी तरफ वापस आऊंगी। अब जो केस के अंदर पेशरफ्त हो रही है, आपके खानदान का क्या मुतालबा है? असल में एफआईए काम तो वर्किंग तो वो कर रहे हैं, बंदे हवालात आके भर रहे हैं, वो मैं तो अभी भी थोड़ी देर पहले होके आया हूँ, देख के आया हूँ ना, ठीक है। तो हमारे ये बंदे नहीं है, ठीक है, हमारे बंदे ओनर हैं जो इसके, क्योंकि ये लोग तो खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे तो कंपनी के जो ओनर है हमारे, तो उनके साथ मुतालबा कि उनको पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये अभी इनके कंपनी का मेरा ख्याल है डैनर के क्या नाम है, इस तरह का कोई नाम है, जो बंदे इन्होंने पकड़े हैं, ठीक है, उनके जो ओनर हैं, हाँ। ये तो खुद तनख्वाह बेस पे काम कर रहे हैं, इनको जो सिग्नल दिया जाता है वो तो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ओनर कौन है भाई? इनका ओनर डैनर है, डैनर कोई नाम का है, डैनी है, डैनियर इस तरह का नाम है। ये तो अब ये बेहतर सुनते होंगे। चौधरी साहब, आपको पता है कौन है ओनर? अभी इसमें हम इन्वेस्टिगेट प्रॉपर कर रहे हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में लिस्ट लेंगे एम्प्लॉइज की एचआर से, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा इसका सीईओ कौन है और कौन है, तो फिर उसके मुताबिक हम चीजें प्रॉपर भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। ये पता है कि पाकिस्तान में ही है वो ओनर या पाकिस्तान से बाहर है? ये अभी सारी चीजें अंडर वे है, इन्वेस्टिगेशन में है। वो दफ्तर में था, आज नहीं आए हैं वो। जी मुजम्मिल, क्या कह रहे हैं आप? कल तक तो वो ऑफिस में थे, आज जो परसों तक वो ऑफिस में ही थे, बहरहाल कल की डेट में वो ऑफिस में नहीं आए हैं, साइड पे हो गए कहीं। अच्छा, यानी कि वो यहीं पर हैं और यहीं से बैठकर इस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं कि
अच्छा, और ये वाली जो कंपनी है जिससे इन्होंने कर्ज हासिल किया, चौधरी साहब, ये अप्रूव्ड है अंडर SECP? हाँ, ये अप्रूव्ड है। अप्रूव होने के बाद ये सब कुछ कर रही है ये कंपनी, क्या रेगुलेट कर रही है SECP? देखिए, हमारा काम है, हमने देखना है, हमें एज पर लॉ एक्शन करना है, चाहे कोई भी इदारा हो। हम उसको देखें, इन्होंने फ्रॉड, चीटिंग, हरासमेंट, उसके अलावा डिसऑनेस्टी और एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, हम ये चार्जेस इन पे लगेंगे। और ये जो कर रहे हैं लीगैलिटी से, इलीगल हो या लीगल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने साइबर लॉ को देखना है, साइबर लॉ के एम्बेड में जो भी आएगा उसको हम एज पर लॉ को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, जितने भी इसमें लोग होंगे, या ऊपर वाले हैं या नीचे वाले हैं, जो भी है। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ता है। जब अपनी एक एम्प्लॉय आएगा तो फिर अब 9 हमारे पास बंदे आ गए, अब इनको जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आगे से आगे कड़ी बनती जाएगी। तो इनके प्रॉपर हम जो इक्विपमेंट्स हैं, इनकी जो मोबाइल्स हैं वो मिलेंगे, हम उनकी लोकेशंस लेंगे। चौधरी साहब, बस ये देख लीजिएगा कि ये करते करते ये ना हो कि वो मुल्क से फरारी हो जाए, या हमें पता चले वो भी एक इतना बड़ा माफिया है जिसके आगे सब घुटने टेक देते हैं। इंशाल्लाह हम इसको फौरी तौर पे हमने टेकअप किया हुआ है, और हम हर तरह से टीम्स बनाई हुई है। हमारी डिफरेंट टीम्स है जो डायरेक्शंस हमारी है बड़े हाई अप से, इनको अच्छे तरीके से टेकअप करना, और इंशाल्लाह इसको करेंगे। मुजम्मिल, आप इस ऐप का नाम बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए कि अंडर SECP रजिस्टर्ड तो है, लेकिन देखें जरा कि किस हद तक वो उन्होंने हरासा किया कि आपके भाई की जान भी चली गई। ये भरोसा ऐप, भरोसा ऐप के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। हम उम्मीद करते से चौधरी साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सारे मामलात को हल करना होगा। खुदारा आप लोग भी इस चीज़ को देखें कि हर ऐप को डाउनलोड करके अपने पूरे मोबाइल के एक्सेस आप दे चुके होते हैं, और ये जो इतनी जल्दी पैसा देते हैं वो इतनी जल्दी वापस तो लेने के लिए जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर वो सबके सामने है। आई विश कि SECP हमारे साथ होती, लेकिन देख लेते हैं उनकी क्या SOPs हैं, वो कब तक उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि वो इस बात का तो जवाब दे दें कि जो कुछ उनके अंडर था वो सब कुछ क्या कर रहा था, तो जो नहीं रजिस्टर्ड है वो क्या कर रहे होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब सियासत पर भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुज़िश्ता रोज़ असेंबलियाँ छोड़ने का ऐलान और उसके बाद केयर टेकर सेटअप का बनना, अब लगता यह है कि तमाम तर जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे इब्हाम जो हैं वो बाकी है। ये डिस्कशंस भी कहीं ना कहीं चल रही हैं कि क्या केयर टेकर सेटअप वाकई 60 रोज़ के लिए बनेगा अगर असेंबली मुद्दत पूरी करके तहलील हो, या फिर उससे कबल अगर असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएँ तो क्या महज सिर्फ 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप बनाया जाएगा, या अभी भी ये बातें भी की जा रही हैं कि केयर टेकर सेटअप जो है वो किसी सूरत ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकता है। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे मैंने इब्तिदा में कहा वज़ीर आज़म ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्योंकि तारीख का उन्होंने ऐलान नहीं किया, तो जो इब्हाम वाली बातें हैं या ये जो ज़ेर बहस है कि वाकई पहले होगा या उस मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्या ये फैसला तारीख का हो गया है या भी ये होना बाकी है तमाम तर इत्तेहादियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया बीबी। गुजारिश ये है कि देखिए, कल जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अगले माह वो हुकूमत जौन सी है छोड़ देंगे, ज़ाहिर है, और निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। अब सिर्फ इस पर ये देखना है कि आया इसको असेंबलियाँ, एक तो है कि 14 अगस्त को या 13 और 14 की रात को गालबन, या 12-13 की रात है, एक तो ऑटोमेटिकली उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो फिर उनको डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली दे स्टैंड डिज़ोल्व। जी, अगर उससे पहले आप करना चाहें तो ज़ाहिर है उसमें फिर ज़ाहिर आपको केयर टेकर सेटअप जौन सा है उसको 90 दिन तक ले जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इम्कान यही है, मुझे लगता कि एक ये मुकर्ररा मुद्दत अपनी पूरी करके ही असेंबलियाँ ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएंगी
itself और फिर इलेक्शन जौन सा है वो विद इन दी प्रिस्क्राइब जो भी टाइम है लिमिट 2 माह उसमें हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं सेनेटर साहब, आप ये कह रहे हैं कि 60 दिन की ही केयरटेकर सेटअप होगा? मुझे होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि होना चाहिए, चूंकि एक दफ़ा मुद्दत पूरी हो जाए असेंबली की, एक आइन के तहत अगर हम चलें, चूंकि ऑलरेडी देखिए माजी में यहाँ हमने बड़ी आइन से इधर बाईपास कर, ये कर, वो कर, उसके नताइज नहीं ठीक निकलते। सो लेट्स टिक टू द बुक, बुक को फॉलो करें, रिलीजियसली करें और उसमें 2 महीने में इलेक्शन हो जाए, बस ठीक है। अल्लाह खैर। सेनेटर साहब ये बड़ी अच्छी बात कह रही है कि लेट्स गो बाय द बुक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमने नहीं देखा। वो बुक कुछ पता नहीं कौन सी बुक है जो कि मतलब चली जा रही है। वो बुक जौन सी थी वो ऐसी बुक थी जो कि जो जिसपे के क्या मैं आपको कहूँ, आपके सामने ही है कि जब इदारे जो हैं जो वो पोलिटिसाइज हो जाएं, अब जो वो फ्रीक बन जाएं पॉलिटिक्स में आकर, तो फिर वही फिर होता है जो पंजाब में हुआ और केपी में हुआ। अच्छा। इसलिए मैं उस पर कोई नहीं ऐसी बहस करना चाहता, लेकिन वो सबके सामने है कि वो क्या मखसूस हालात थे और किस तरह वहाँ जिन लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए था, अनबाइस्ड होना चाहिए था, वो खुद पॉलिटिसाइज हुए बैठे थे। यही तो इस मुल्क की मुसीबत है कि यहाँ जरा सा किसी को कोई ओहदा मिल जाता है, वो औकात से आपे से बाहर हो जाता है। चले देन सेनेटर साहब, आई विल जस्ट रीफ्रेज माय क्वेश्चन। बार बार आप लोगों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, खुद पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद केयर टेकर सेटअप जो बनेगा नवंबर तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए हैं। क्या कहीं आप सब लोगों के जहन में इब्हाम है या कोई बात है जिससे आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए मैं ये अपनी जाती जो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, महसूस करता हूँ, उसकी बुनियाद पर तजुर्बे मैं आपको कह सकता हूँ। यहाँ दरअसल कुछ लोग ऐसे एक लॉबी मौजूद है जो हर वक्त जिनकी ख्वाहिश होती है कि जमहूरियत पर शब खून मारा जाए, और उसमें हरगिज़ मैं बात नहीं कर रहा कि कोई इदारे की तरफ मेरा इशारा नहीं है, कतन भी। ये एक मुख्तलिफ लोग हैं जिनके पास लूट मार का मैं कहूँगा बहुत पैसा आ गया, जिनके पास कोई लैंड माफिया है, कोई लैंड ग्रैबर है, कोई कब्जा ग्रुप है, कोई फलां टाइकून है, कोई फलां टाइकून है, जिसमें माफ़ कीजिएगा मीडिया के भी बहुत लोग आ चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि उनको पैसे की गर्मी चैन से नहीं बैठने देती, और वो इस किस्म की अफवाहें जो सी हैं मार्केट में फैलाते रहते हैं कि जी केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग हो रहा है, टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। देखिए जिन हालात में PMLN को गवर्नमेंट मिली थी आज से 1.5 साल पहले, उस वक्त देख लें क्या हालात थे कि सुबह दोपहर शाम कहा जा रहा था कि डिफॉल्ट हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह PMLN और इत्तेहादी हुकूमत ये कह सकती है कि जी अल्लाह ताला ने हमें डिफॉल्ट से बचाया। हाँ, उसकी हमें बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ी, हमें अपनी सियासत को भी हमारी इफेक्ट हुई, सब कुछ हुआ, और लेकिन रियासत के लिए हमने एक सेक्रीफाइस किया है। महंगाई हुई उसके नतीजे में, जो अब बतरीज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, जो मई के महीने में 38% थी, फिर अब 28 पॉइंट समथिंग है। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। ठीक है। और इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं, यहाँ लॉबियां बैठी हैं जो सिर्फ जिनको मोहल्ले में कोई उधार ना दे वो ऐसी चीजें अफवाहें फैला देते हैं। कौन है बता देना सेनेटर साहब, ये कौन सी लॉबीज हैं? आप बताइए। आपने कहा माफिया हैं, टाइकून्स हैं, बता दें। आप यू आर द सिटिंग गवर्नमेंट। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, इसमें एक पॉलिटिकल माफिया भी है शामिल, जो एक नई एक चीज पैदा हो गई है इस मुल्क में, जो ये लैंड ग्रैबर्स हैं, जो हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान हैं, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, पर जलते हैं लोगों के। हम तो सबके नाम लेते हैं सर, आप लीजिए नाम, हम चलाएंगे, लीजिए। आपको भी पता है जी, मुझे भी पता है। एक हो तो मैं बताऊं किस का मैं क्या कौन से जिगर को मैं पीटूं। एक हो तो बताऊं, मीडिया टाइकून्स हैं। दरअसल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, लेट मी पुट इट लाइक दिस, सोसाइटी वो इस वक्त तो हाईजैक कर गई है ये 2% माफिया, ये अशराफिया जिसे हम कहते हैं, इलीट। ओके, इनके लिए तो मुल्क बना ही नहीं था ये। अच्छा, ये मुल्क तो बनाया था जिन्ना साहब ने फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर। अभी ये आटे की लाइनों में लगा दिया है। जी बिल्कुल। आपसे आपके प्रोग्राम में शिरकत से कबल हम बात कर रहे थे
उस मासूम मसूद साहब की जिन्होंने खुदकुशी की, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह से उन्होंने कर्ज लिया, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो परेशान हैं इस वक्त। ये जो आपने एक वो जो शहरी जिसने 13,000 रुपए का कर्ज लिया और वो कर्ज जब अदा ना कर सका तो उसने खुदकुशी कर ली, छोटे छोटे बच्चे थे। और दूसरी तरफ आपने आधी बात की नादिया बीबी, मुकम्मल कहानी ये है कि इसी मुल्क में जहां 13,000 रुपए कर्ज वापस ना करने पर एक शहरी खुदकुशी कर लेता है, उसी मुल्क में 628 लोगों को अकॉर्डिंग टू द ये जो मैंने खबर पढ़ी है, $3 बिलियन उनको पीटीआई की गवर्नमेंट में बांटा जाता है रियोड़ियों की तरह, ठीक है। और जब वो पीएससी में आता है अकाउंट्स कमेटी में तो चेयरमैन साहब उसके हाथ उठा देते हैं, वो कहते हैं बेबसी का इजहार कर देते हैं कि हम एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि कमेटी के जो अरकान बदकिस्मती से जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो तैयार नहीं है। ये है पाकिस्तान में इस वक्त ग्राउंड रियलिटी, इसको चेंज करने की जरूरत है। नाउ कमिंग बैक टू योर सर, एक चीज में ऐड कर दे, पार्लियामान का हिस्सा आप लोग सब हैं, क्यों जलते हैं पर सबके बताते क्यों नहीं है? बिल्कुल आपने सही, आपने जो पैरेलल ड्रॉ किया है, एब्सोल्युटली राइट। मेरी बहन बात ये है कि इस पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, आप बता दीजिए मुझे। सारी तो भाई हर कोई किसी ना किसी की प्रॉक्सी बैठी है यहाँ इस मुल्क में, कोई किसी लैंड माफिया की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई यहाँ सनती वडेरों की नुमाइंदगी कर रहा है। गरीब और मिडिल क्लास के कितने लोग हैं? कितने आसिफ किरमानी मौजूद हैं मुझे बताइए, कितने? और एक तो होंगे दो चार, कितने मौजूद हैं मिडिल क्लास के, जरा बोलिए मुझे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल यही तो शिकवा और गिला है। सेनेटर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, फिर यहीं से बात का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ये बताइएगा सेनेटर साहब, जो हल्का बंदियां होनी हैं और नई मरदमशुमारी के तहत होनी हैं, तो इंतखाबात इसी के तहत किए जाएंगे? देखिए ये दो चीज़ें अब हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है इस बारे में बात करना, चूँकि 3 कंसर्न हैं मुझे जो ज़ाती तौर पर। नंबर 1 कि एक तो मरदमशुमारी अभी जो सेंसस है दैट इज़ इनकम्प्लीट, राइट। अच्छा, अब कुछ लोगों का हो गया होगा रजिस्ट्रेशन, कुछ की नहीं हुई, तो ये एक आधा तीतर आधा बटेर है कि जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है वो तो वोट दे दें, जिनकी नहीं हुई वो वेट करें। नो, एक तो ये है कि पहले तय करना होगा, इलेक्शन कमीशन को इसका फैसला करना है गवर्नमेंट के साथ बैठ के कि आया इसको हमने पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करानी है या नई के तहत। एक तो नंबर 1, अगर नई के तहत होते हैं, फैसला होता है, फिर इसका बीबी वो डिलिमिटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें, एंड दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ये तो फिर इनको 24/7 इलेक्शन कमीशन को काम करना पड़ेगा टू इंश्योर टाइमली इलेक्शंस। अच्छा, तीसरी जो मुझे सबसे चीज़, मुझे अल्लाह ना करे वो हो, क्योंकि पिछली दफ़ा तो हुआ कि ये फ्लड सीज़न है और अभी भी खबरें आ रही हैं कि इधर बॉर्डर की साइड्स पे जहाँ से पीछे से पानी आता है, इंडिया छोड़ दिया उसने पानी, तो ये 2-3 दिन पहले मुझे को बता रहा था कि शक्करगढ़ के करीब देहात कुछ ज़ेर-ए-आब आए हैं। रावी में भी सतह बुलंद हो रही है। अल्लाह ना करे कि इस दफ़ा हमें सैलाब की एक क्लामिटी का सामना करना पड़े। तो ये 2-3 चीज़ें जो सी हैं, ये मुझे खदशा है कि इससे कोई हिंड्रेंस हो सकती है। आप सब लोग तो ये तहरीक इंसाफ को कहते थे ना कि कैसे हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन, कैसे करवा सकते हैं पंजाब में इलेक्शन, अभी तो मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई। तो यही चीज़ आप लोगों के लिए भी अप्लाई होगी, यानी केयर टेकर सेटअप के बढ़ने के या तवील मुद्दत होने के बड़े जवाब मौजूद हैं। और तीसरा ये कहा जाता है सेनेटर साहब कि जब तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के फ्यूचर का डिसीजन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होंगे, यही उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है। इस पे बताएं, क्या यही टारगेट है? नहीं, नादी बीबी, मैं इस पे नहीं समझता कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखिए, 9 मई के साने के बाद बहुत ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये तमाम वकला का इस पर कंसेंसस है, जिसमें एक तो पुराना उनका है वो जो फॉरेन फंडिंग है, उसके बाद तोशा खाना है, और ख़ुसूसन ये जो सानिया 9 मई हुआ है तो उस पर उन पर बड़े वाज़ेह इल्ज़ामात हैं, ऑडियो कॉन्वर्सेशंस हैं जो उनसी लोगों ने इंटरसेप्ट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक उनका फेट जो है, उनके जो मुकदमे हैं वो किस स्टेज पर होंगे इलेक्शन के करीब, क्या उनकी
प्रोग्रेस हो रही होगी उस वक्त आई कांट से, वो तो अदालतें जाने और चेयरमैन पीटीआई जाने, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये मैं ज़रूर है कि उनके लिए कोई आगे बढ़ी कोई स्मूथ सेलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा। लेकिन ये है कि आज तक तो अब तक तो उन्हें घर बैठे ज़मानतें मिलती रही हैं, गाड़ी में बैठे ज़मानतें मिलती रही हैं, वो पेश नहीं भी होते थे तो उन्हें ज़मानतें मिलती रही हैं। और इसके बरअक्स उन लोगों जिन पर झूठे मुकदमा दायर किए गए, नवाज शरीफ साहब से मेरी मुराद है, वो तो अपनी बेटी को लेके लंदन से भी अदालत के तलब करने पर आ गया था गिरफ्तारी देने। तो कहने का मतलब है कि ये अभी तक तो वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, चूँकि इमरान खान साहब ने इतने बॉम्ब्स को लाते मार दी हैं और वो सारे शिद्दत से फटे हैं कि उसमें उनकी पार्टी भी तितर बितर हो गई है। अच्छा, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से वो तो पार्टिसिपेट करेगी ना आने वाले इंतखाबात में। देखिए अभी तो उनके तो सारे लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं उनको। एक पीटीआई 2 आ गई है जिसको मैं वैसे अदम इस्तेकाम पार्टी कहता हूँ, वो कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन मैं समझता हूँ अदम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, क्योंकि ये इनमें चंद लोगों को छोड़कर मेजॉरिटी वही लोग हैं जो कल तक पीटीआई का हिस्सा थे। और ये नून लीग के लिए खतरा भी है पंजाब में, ये पार्टी जी, ये नून लीग के लिए खतरा भी साबित हो सकती है इनकी मौजूदगी पंजाब में। आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह यह है कि अभी तो इसकी 8 जून को पैदाइश हुई, अभी तो दूध के दांत नहीं निकले इसके, अभी तो ये पैरों चलना नहीं शुरू हुई है। तो वो एक ऐसी पुरानी जमात नून लीग जिसकी कम अज कम पाकिस्तान की सियासी तारीख में दूध के दांत वाली जमातों को ही बड़ा कुछ दिया जाता है। अगर अब ये सब कुछ खत्म हो गया तो वो अलग बात है। मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि जब ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की, उसमें तो ये जो लोग हैं इनका अभी तो देखे ना उस जमात का मंशूर तक नहीं पता क्या है। मतलब और उसमें भी देखिए, उसमें भी मेजॉरिटी जो सी है सारे वो हैं मनी क्लास है। दरअसल पाकिस्तान की सियासत को तो पैसे ने हाईजैक किया हुआ है। यहाँ मिडिल क्लास और गरीब की कुछ जमात की नुमाइंदगी तो है, जो सी 1-2 जमातें हैं जिनमें वो भी आटे में नमक के बराबर है। तो ये जमात तो देखे ना, इसका तो खमीर ही पीटीआई से उठा है। अच्छा। तो वो क्या मैं इस पे अर्ज कर सकता। अच्छा, जस्ट 30 सेकंड्स लेफ्ट टू क्लोज द शो। यकीन है आपको या उम्मीद है आपको कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आसिफ किरमानी साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।